मोमेंटम कंजर्वेशन में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कि अगर टॉर्क 0 होगा देन एल जो है वो कांस्टेंट रहता है। बट ये जो एल है ये तो आई इंटू ओमेगा होता है ना, जैसे P होता है M इंटू वी, तो L होता है आई इंटू ओमेगा, हमने कल डिराइव भी किया। बेटा अगर L कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं I इंटू ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक, अगर I इंटू ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब हुआ I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या ऐसे लिखें ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ओमेगा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, I के। ओमेगा अगर I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, देखो दो चीजें नोट करना है यहाँ। इस ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट विल बी अनदर कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आई डिवाइडेड बाय टी जो है वो भी कांस्टेंट होगा। अगर आई बाय टी कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के दो कंक्लूजन निकले, एंगुलर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, ओमेगा इंटू आई कॉन्स्टेंट होने का मतलब है I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। जैसे आप केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, we write P into V is constant, so P is inversely proportional to V और P1 V1 is P2 V2, it's same thing। और यहां बोल सकते हैं देखो I by T constant है तो हम बोल सकते हैं I1 by T1 is equal to I2 by T2। I1 by T1 equals to I2 by T2, I is directly proportional to T। मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो बॉडी स्लो हो जाएगी, सोचो, और बॉडी स्लो होगी टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम पीरियड बढ़ा तो स्लो होगी मतलब ओमेगा कम हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। If the radius of earth suddenly becomes half of its present value without any change in its mass, then what will be the duration of a day? If the radius of earth suddenly becomes half of its present value without any change in its mass,
तो डे की ड्यूरेशन जो है वो कितनी होगी? देन व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ ए डे? ड्यूरेशन ऑफ डे इज एक्चुअली द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। मास में कोई चेंज नहीं, सिर्फ रेडियस हाफ हुआ ये बताया। तो डे की ड्यूरेशन कितनी होगी? मतलब अभी जो ड्यूरेशन ऑफ डे है 24 आवर्स है। कब? जब रेडियस है r। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर रेडियस को r/2 कर दें तो ड्यूरेशन ऑफ डे कितने होगी? नहीं, 12 घंटे नहीं होगी, डोंट वरी। एक बैलेट डांसर क्या है? When she dances on a big ground and suddenly डांस करते करते she stretches her hands inside। जब वो अपने हाथ अंदर लाती है ना, she becomes faster। बाहर ले जाती है, स्लो हो जाती है, ऐसे आती है, फास्ट हो जाती है, घूमते घूमते ही। क्योंकि जब उसने हाथ ऐसे स्ट्रेच किए, मान लो दिस इज द पर्सन, जब उसने हाथ ऐसे स्ट्रेच किए, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अपनी बॉडी के आगे पीछे तो घूमना है। तो मास जो है यहाँ भी है और इस मास का डिस्टेंस ज्यादा है। सो सडनली उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया, अंदर लाया स्ट्रेच करके, तो मास एक्सिस के पास आ गया। मास जब एक्सिस के पास आ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और बेटा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। सो दैट इज व्हाई शी बिकम्स फास्टर। ऐसे भी होता है ना, वो गोल करता है, गोल पे ऐसे गोल पोस्ट मारा और ऐसे विद जॉय वो अपने आप को जब शो करता है, सेलिब्रेट करता है, तो वो घूमता है और ऐसे हाथ ऐसे कर लेता है, तेज घूमना शुरू हो जाता है। सो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट कि जब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो समर सॉल्ट करते हैं। समर सॉल्ट होता है किसी हाइट से पानी में जंप करते हैं। जब वो पानी में जंप करता है ना, मान लो पहले ऐसे था, इज द बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक, पानी में जंप करता है ना, वो अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है हवा में। बिकॉज जब ये पूरी बॉडी ऐसे जा रही थी नीचे, मान लो ये नीचे जा रही थी, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी लाइन के आगे सेंटर से ऐसे घूमता है, तो ये मास जो है ना, ये एक्सिस से बड़ी दूर है। सडनली जब वो अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है, मान लो ऐसे फोल्ड कर लिया उसने बॉडी को, फोल्ड करने से एक्सिस तो वही है, फोल्ड करने से क्या होता है, सारे का सारा मास जो है वो नियर द एक्सिस आ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। सो बिफोर रीचिंग ऑन द वाटर सरफेस, जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, ही इज एबल टू डू द कंप्लीट रोटेशन एंड ऐसे गिरता है देखते हुए। अगर उसने अपने आप को फोल्ड नहीं किया होता, ऐसे ही गिरता, तो फिर उसको पता नहीं चलना था कि ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। ठीक है, बिल्कुल रैंडम गिरता वो। तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी में ऐसे फोल्ड लाता है, जंप करता है। फोल्ड लाके क्या होगा, फोल्ड लाके सारे का सारा जो मास है वो नियर द एक्सिस आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो बिफोर रीचिंग द ग्राउंड उसकी रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ओमेगा उसने बढ़ा दिया। अगर वो ओमेगा ऐसे ही रहे, ओमेगा कम ही रहेगा, तो नीचे पहुंचने से पहले ही वो अभी उसका रोटेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ पाएगा। तो ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, कैसे भी गिर सकता है वो। सो टू कंप्लीट द रोटेशन वो अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है। इसको समर सॉल्ट, कलाबाजी बोलते हैं इसको हवा में, समर सॉल्ट्स। ये बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। Then next we'll be studying about equilibrium of rigid bodies। पहले बेटा हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे ना, वो किसी सिस्टम का इक्विलिब्रियम है। हम बोलते हैं फोर्स जीरो होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो इक्विलिब्रियम में होती है। रिजिड बॉडी में दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है। एक को बोलते हैं ट्रांसलेशनल, इक्विलिब्रियम, and the second is called as rotational equilibrium।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है when net force acting on the rigid body is zero, when there is no net force acting on the body. और रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है when there is no net torque on the body. यहां बोलेंगे वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, और यहां बोलेंगे वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो. टॉर्क जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फोर्स जीरो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. लेकिन कई बार क्या होता है, देखो फोर्स के लिए तो हमारे पास बड़े इजी से कन्वेंशन है. हम बोलते हैं ये एक बॉडी है, जितनी फोर्स इधर लगी उतनी ही फोर्स अगर इधर लगे तो नेट फोर्स जीरो होगी, है ना. जिसे द नेट फोर्स इज जीरो, क्योंकि इस फोर्स को हम पॉजिटिव और इस फोर्स को नेगेटिव बोलते हैं. टॉर्क में क्या कन्वेंशन है, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं, और बेटा जो क्लॉकवाइज टॉर्क है दैट इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव. क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव. एंड मतलब अगर कोई फोर्स क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करती है तो उसका टॉर्क नेगेटिव. और अगर कोई फोर्स, मैं एग्जांपल दूंगा, अगर कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करती है, आपको पता है दैट रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है दैट इज पॉजिटिव टॉर्क. क्या है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? फोर्स के केस में ये वाला हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है. इट इज लाइक दिस कि सपोज करो कि कोई रिजिड बॉडी है, ऐसे मैं स्ट्रेट लाइन में ले रहा हूं, एक रॉड जैसी है, विच इज प्लेस्ड ऑन ए नाइफ एज, या इसको वेज बोलते हैं, ट्रायंगुलर वेज के ऊपर ऐसा होता है. ठीक है, 3D में दिखा रहा हूं. ऐसे ऐसे ट्रायंगुलर वेज होता है, उसके ऊपर एक सीसा होता है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना वो पार्क में, उस तरह का. बेटा अगर कोई फोर्स इधर लग रही है, से दिस इज F1, और एक फोर्स दूसरी वाली इधर लग रही है, से दिस फोर्स इज F2. फ्रॉम दिस फिक्स्ड पोजीशन इस फोर्स का डिस्टेंस मान लो R1 है, और इस फोर्स का जो डिस्टेंस है वो है R2. ठीक. अब एक सेकंड के लिए इस फोर्स को भूल जाइए. ये जो फोर्स है इसका इफेक्ट है कि ये ऐसे घुमा रही है, और ये जो फोर्स है इसका इफेक्ट है कि ये ऐसे घुमा रही है. एक फोर्स घुमा रही है कैसे, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज. वन इज एंटी क्लॉकवाइज, द अदर इज क्लॉकवाइज. इसका जो टॉर्क होगा, मैं इसको अगर τ1 लिख लूं,
टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, इट विल बी R1 F1 एंड बेटा दिस विल बी पॉजिटिव। और जो ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, अगर मैं इसको टाउ 2 से रिप्रेजेंट कर लूं, इट विल बी इक्वल टू R2 F2। लेकिन सिंस ये क्लॉकवाइज है एंड वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, सो दिस इज नेगेटिव। ठीक। अब अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्या बताया मैंने क्या होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए? नेट टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए। टाउ 1 प्लस टाउ 2 शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स R1 F1 माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है, R2 F2 शुड बी इक्वल टू 0। इस नेगेटिव साइन को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो मैं बोलूंगा R1 F1 इक्वल्स टू R2 F2। बेटा ये जो R1 F1 है इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये जो R2 F2 है दिस इज क्लॉकवाइज टॉर्क, तो हम बोलेंगे देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। जैसे लेफ्ट साइड वाली फोर्स और राइट साइड वाली फोर्स अगर बराबर होंगी तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। और अगर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्योंकि टॉर्क का क्या इफेक्ट होगा? घुमाना। तो कैसे घुमाएगा? 2 ही डायरेक्शन होती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए स्टेटमेंट ये है कि फॉर द रोटेशन, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। नाउ वी हैव ए स्टेटमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे कल। स्टेटमेंट क्या है? फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, द सम ऑफ clockwise torques is equal to for the rotational equilibrium of a body, the sum of clockwise torques is equal to the sum of anti-clockwise torques। ठीक है, जनरल बताऊंगा। अब ये एक बॉडी है, नाइफ एज पे प्लेस है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है जिसका मास है m1, तो इस ऑब्जेक्ट के कारण जो फोर्स लगेगी वो लगेगी m1g। एक कोई यहां रखा है m2, इसके कारण जो फोर्स लगेगी दैट विल बी m2g। और एक इस साइड एक ही बड़ा बड़ा सा m3 जिसका मास है और वेट हुआ m3। अगर m1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, जो सेंट्रल पॉइंट है r1 है, m2 का r2 है, m3 का r3 है। देखो अब ये जो m3 है इसकी रोटेशन ऐसे प्रोड्यूस होगी, m2 की ऐसे, m1 की ऐसे। So m3g will produce, m3g is weight, weight means force, it will produce anti-clockwise rotation and these two will produce clockwise rotation। तो clockwise rotation देखो, m1g into r1 plus m2g into ये into r1 r2 क्यों लिख रहे हैं पता है ना?
F1 R1 प्लस F2 R2 सिंस दोनों का सेम डायरेक्शन है, सेम इफेक्ट है इनका, इट इज इक्वल टू M3G इंटू R3. सो ये G कैंसल, M1 R1 M2 R2 M3 R3 के बराबर होता है. नोट कर लीजिए इसको आप. बट इफ आई से that the situation is like this, one force down, the other force up, distance is same, what is the net force? जीरो है या नहीं है? नेट फोर्स जीरो क्यों है? एक नीचे एक ऊपर. और नेट टॉर्क जीरो है, ये नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है. तो नेट टॉर्क कितना होगा? आर एफ प्लस आर एफ इक्वल्स टू 2RF. तो बेटा यहाँ पर टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है, लेकिन फोर्स जीरो है. टॉर्क जीरो नहीं है, इसलिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा. फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा इसमें. जैसे एक क्वेश्चन है, ए मीटर रॉड इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर. लिखना तो लिख लीजिए क्वेश्चन. मीटर रॉड वो होती है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो. ए मीटर रॉड इज बैलेंस्ड ऑन ए नाइफ एज एट इट्स सेंटर. एट इट्स सेंटर मतलब 150 सेंटीमीटर मार्क पे, and this is 100 centimeter mark. A meter rod is balanced at its center on a knife edge. Wedge होता है. दो कॉइन रखे. क्वेश्चन लिखो पहले. When two coins each of mass 5 gram, when two coins each of mass 5 gram, 5 gram plus 5 gram 10 gram हो गया. When two coins each of mass 12 gram, 5 gram are placed at 12 सेंटीमीटर मार्क. मीटर रॉड है अगर तो 150 12 सेंटीमीटर मार्क पे आप खुद इमेजिन करो क्या है सिचुएशन. दो कॉइन रख दिए, ईच हैज मास ऑफ 5 ग्राम. तो जब ये दो कॉइन रख दिए, देखो सिचुएशन ऐसे है. पहले ये सेंटर पे बैलेंस थी, फिर क्या किया, 12 सेंटीमीटर मार्क पे दो कॉइन रख दिए. ये 12 सेंटीमीटर मार्क है, तो यहां क्या किया, दो कॉइन वन अबव द अदर, दो कॉइन रख दिए. और अभी ये बैलेंस हुआ 45 सेंटीमीटर पे. ऑफ कोर्स हमें शिफ्ट होना पड़ेगा टुवर्ड्स द हेवियर साइड. ठीक है, जो पहले 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस था, अभी कहां हो गया 40. क्या लिखा है? When two coins each of mass 5 gram are put on the top of other at 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter mark. Calculate mass of the stick. मास ऑफ स्टिक जो है वो कैलकुलेट करिए, कितना होगा. इमेजिन कर लो वो मास m है, तो स्टिक का मास कैलकुलेट करो. देखो बेटा, ये जो सारा मास है ये कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है? स्टिक का मास यहाँ 50 सेंटीमीटर मार्क पे. हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज मास ऑफ द स्टिक. यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, ईच हैविंग मास 5 ग्राम. सो वी से टोटल मास यहाँ कितना पड़ा है? 10 ग्राम.
अब ये 12 सेंटीमीटर मार्क पे पड़ा हुआ है, तो अभी हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो 45 पे है। तो ये 10 ग्राम जो मास है ये यहां से कितना दूर हुआ? 45 माइनस 12, बिकॉज ये मीटर स्टिक है ना। इफ दिस इज 1, दिस इज 0 1, दिस इज 12, दिस 45, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 33 हुआ। ठीक है, हम बोलेंगे ये डिस्टेंस 33 है, और पूरा जो स्टिक है उसका मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन इक्विलिब्रियम तो यहाँ आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये 50 है, ये 45 है, दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। जी लिखने की जरूरत ही नहीं, अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में लिखा, जी तो कैंसिल हो जाता है। अब ये जो 10 ग्राम मास है ये ऐसे रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, और ये जो m ग्राम है जो हमने फाइंड करना है ये ऐसे रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। और इसने लिखा है कि वहां बैलेंस हो गया 45 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम है, इसलिए बोले 10 ग्राम, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, 10 ग्राम इंटू 33 इज इक्वल टू m ग्राम, या m ही रहने दो, इंटू 5। ऑफ कोर्स मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। सो व्हाट विल बी कैपिटल M? 33 into 10 gram divided by 5. So it is 66 gram. So mass of the stick will be 66 gram. ऐसे और क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम कल। ठीक है, थैंक यू।